क्रोमेटोग्राफी। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे क्रोमेटोग्राफी को। अरे सर, कौन सी क्रोमेटोग्राफी? क्योंकि अभी तक हम एड्सॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, पार्टीशन पढ़ चुके हैं, पेपर पढ़ चुके हैं, थिन लेयर पढ़ चुके हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में कौन सी क्रोमेटोग्राफी? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं HPLC, मतलब कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देखो बेटा, नाम से पता लग रहा हाई परफॉर्मेंस, मतलब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तुम्हारी तरह नहीं है। पर्सनली हो गया तो थोड़ा कोई बात नहीं, डार्क भी हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको पता लग रहा है लिक्विड, लिक्विड आ रहा है ना। लिक्विड यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मोबाइल फेज होता है वो लिक्विड होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रोमेटोग्राफी एक तरह की सेपरेशन टेक्निक होती है, जहां पर हम मिक्सचर ऑफ केमिकल में से एक सिंगल केमिकल को, एक इंडिविजुअल केमिकल को, एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि अभी तक हम बहुत तरह की क्रोमेटोग्राफी पढ़ चुके हैं। फिफ्थ सेम में भी आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ के आए हैं। तो क्रोमेटोग्राफी इज ए सेपरेशन टेक्निक जहां पर मिक्सचर ऑफ केमिकल में से एक सिंगल केमिकल को हम आइसोलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। क्रोमेटोग्राफी आज हम पढ़ेंगे HPLC, मतलब कि हाई परफॉर्मेंस। और हाई परफॉर्मेंस इसलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि यहां पर रिजोल्यूशन मस्त होता है। रिजोल्यूशन से हमारा क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास मिक्सचर ऑफ केमिकल है, तो उसमें से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं केमिकल्स को। तो इसलिए इसका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं आपके HPLC के, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब बात करते हैं यहां पर कि ये HPLC आपको किस किस सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये आपको कई मेडिकल सिलेबस में दिया हुआ है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस वाला है, हाई रिजोल्यूशन वाला है। और इससे आपको 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है, डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। अगर HPLC की बात करूं तो इसका थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशन, एडवांटेज, प्रिंसिपल सब कुछ पढ़ने वाले हैं। और क्रोमेटोग्राफी जो HPLC वाली है ये आपको बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के साथ बी फार्मेसी 7th सेमेस्टर में भी दी हुई है आपकी इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में। अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस तो यूनिट नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 आपका है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जहां पर देखेंगे इंट्रोडक्शन, थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांटेज, एप्लीकेशन। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी भी कौन सी? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HPLC। यहां पर हम सेपरेट कर सकते हैं, अभी मैंने बोला ना, इट इज अ सेपरेशन टेक्निक जहां पर आप मिक्सचर ऑफ केमिकल में से एक सिंगल केमिकल को आइसोलेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, फिर उस केमिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये वही केमिकल है जो हमें सेपरेट करना था, और अगर हाँ ये वही है तो फिर आप उसकी क्वांटिटी का भी पता लगा सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमने सेपरेट किया। तो यहां पर हम सेपरेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं हमारे केमिकल का। टू सेपरेट, आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट वी यूज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नाम से पता लग रहा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो ये एक तरह का लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है क्योंकि यहां पर जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड है। साथ ही साथ हाई परफॉर्मेंस वर्ड इज यूज्ड बिकॉज यहां पर रेजोल्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। वही मैंने आपको बोला कि यहां पर हाई परफॉर्मेंस क्यों कहा गया है, क्योंकि यहां पर रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, मतलब कि बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम, डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। साथ ही साथ HPLC जो है प्यूरिफाई करता है कंपोनेंट्स को, मतलब कि सेपरेशन करता है कंपोनेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी।
जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपका मोबाइल फेज यहाँ पर लिक्विड है और आपका सॉलिड फेज है स्टेशनरी फेज। आपका जो स्टेशनरी फेज वो कौन सा है? सॉलिड नेचर का है, सॉलिड फेज का है। जैसे मान लीजिए सिलिका जेल है। अब सिलिका जेल क्या होता है? सिलिका जेल जो होता है पोलार नेचर का होता है। कैसा होता है? पोलार नेचर का होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो जो भी सैंपल होगा जिसको आपको सेपरेट करना होगा, उस सैंपल में कुछ पोलार मॉलिक्यूल होंगे, कुछ नॉन पोलार होंगे, कुछ बीच के होंगे, ना ज्यादा पोलार ना ज्यादा नॉन पोलार, मॉडरेट होंगे, है ना। तो अब मान लीजिए कोई पोलार वाला है तो वो तो स्टेशनरी फेज के साथ रुक जाएगा, क्योंकि स्टेशनरी फेज जो है आपका सिलिका जेल वो भी पोलार नेचर का है। अब जो नॉन पोलार वाले हैं वो स्टेशनरी फेज के साथ नहीं रुक के मोबाइल फेज के साथ आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से सेपरेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि आपके मॉलिक्यूल का क्या नेचर है। अगर वो पोलार है तो रुक जाएगा, अगर वो नॉन पोलार है तो आगे भाग जाएगा, अगर वो मॉडरेट है तो धीरे धीरे आके सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अभी हम रेस लगवाएंगे इनकी, टेंशन मत लो। अभी जो इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे वहां पर और अच्छे से समझेंगे इसको। चलिए देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एक बार। ये है आपका HPLC का इंस्ट्रूमेंटेशन। ध्यान से अच्छे से समझते जाओ, सुनते जाओ। किसी भी क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास होना चाहिए स्टेशनरी फेज, हमारे पास होना चाहिए मोबाइल फेज, साथ ही साथ वो सैंपल जिसको हमें सेपरेट करना है। अगर आपके पास मोबाइल फेज है, अगर आपके पास स्टेशनरी फेज है, अगर आपके पास सैंपल है जिसको सेपरेट करना है, तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी को। देखो यहां पर सबसे पहले आपको दे रखा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब यहां पर सीधा सा है मोबाइल फेज की बात हो रही है, ठीक है। तो मोबाइल फेज में यहां पर हम एसिडिफायर, बेसिफायर, बफर सॉल्यूशन भी ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट के साथ। और वी कैन से मोबाइल फेज के साथ कभी कभार हम एसिडिफायर, बेसिफायर, बफर सॉल्यूशन भी ऐड कर देते हैं ताकि सेपरेशन अच्छे से हो। अब यहां से आपका जो मोबाइल फेज है वो निकला निकला और इधर से भी आपका मोबाइल फेज जो है निकला, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट रिजर्वायर से आपका सॉल्वेंट निकला और वी कैन से मोबाइल फेज निकला, और ये मोबाइल फेज आगे जाकर HPLC पंप के थ्रू आगे जाकर डिगेसर में पहुंचेगा। आई रिपीट, ये जो आपका सॉल्वेंट रिजर्वायर है, जहां पर आपका मोबाइल फेज रखा हुआ है, जहां पर आपका सॉल्वेंट रखा हुआ है, इसलिए इसको रिजर्वायर कहते हैं, स्टोरेज का एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर सॉल्वेंट रखा हुआ है और HPLC पंप की मदद से यहां से सॉल्वेंट निकलेगा निकलेगा और चला जाएगा डिगेसर में। कहाँ आ गया आपका सॉल्वेंट? डिगेसर में आ गया। अब डिगेसर में सॉल्वेंट आने के बाद ये डिगेसर जो है कनेक्ट होता है आपके वैक्यूम पंप से, और ये वैक्यूम पंप जो है अच्छे से वैक्यूम क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, अप्रोक्स 1000 से लेकर 4000 PSI तक। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 1000 से लेकर 4000 PSI तक यहाँ पर ये प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी मदद से आपके जो भी ये मोबाइल फेज है ना लिक्विड नेचर का, इसमें जो भी इम्प्यूरिटी होगी वो निकल जाएगी, जो भी इम्प्यूरिटी होगी वो निकल जाएगी। तो ध्यान रखना, जो भी इम्प्यूरिटी होती है वो यहाँ पर रिमूव हो जाती है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। उसके बाद डिगेसर से होता हुआ इम्प्यूरिटी को रिमूव करता हुआ ये मोबाइल फेज आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते बढ़ते ये पहुंच जाता है आपके सॉल्वेंट मिक्सिंग वॉल्व में। और यहाँ पर आपका जो सॉल्वेंट है और वी कैन से आपका जो मोबाइल फेज है, इसके रोटेशन की वजह से अच्छे से मिक्स होता है। मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है, देखना अभी रोटेट करेगा। वाह, जादू दिखा दिया मैंने, है ना। ये रोटेट कर रहा है तो इस तरह से ये रोटेट करेगा। एक्चुअली मैं दिखाना कुछ और चाहता था, हाँ ये दिखाना चाहता था। देखो इस तरह से ये रोटेट करेगा रोटेट करेगा रोटेट करेगा, और ये जो आपका सॉल्वेंट है ना ये मिक्स हो जाएगा। और इसलिए मिक्स करवा रहे हैं आपके सॉल्वेंट को अच्छे से, ताकि एक यूनिफॉर्म आपका मोबाइल फेज बने। मोबाइल फेज यूनिफॉर्म होगा तो आपका सेपरेशन जो है सैंपल का वो भी अच्छे से होगा। तो अभी तक हमने क्या करा, सबसे पहले HPLC पंप की मदद से डिगेसर में गए, डिगेसर में वहां पर वैक्यूम पंप कनेक्ट है जहां से इंप्यूरिटी रिमूव हो गई। फिर सॉल्वेंट मिक्सिंग वॉल में आए, सॉल्वेंट मिक्सिंग वॉल में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है आपका होमोजीनियस मोबाइल फेज बन चुका है, एक अच्छा सा एक बढ़िया सा मोबाइल फेज बन चुका है, यूनिफॉर्म मोबाइल फेज बन चुका है, ठीक है। उसके बाद ये मोबाइल फेज जो है आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और पहुंचा आपके प्री कॉलम में। प्री कॉलम की जो लेंथ होती है वो होती है 2 से 10 सेंटीमीटर, और प्री कॉलम को आप कहते हैं गार्ड कॉलम, और प्री कॉलम जो है स्टेनलेस स्टील का बना होता है।
ठीक है सर, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि सॉल्वेंट मिक्सिंग वॉल से ये सॉल्वेंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। सबसे पहले आपको रास्ते में दिख रहा है प्री कॉलम, जिसकी लेंथ होती है 2 to 10 सेंटीमीटर, जिसको बोलते हैं गार्ड कॉलम, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना है। और यहाँ पर भी इम्प्यूरिटी रिमूव होती है। अगर आपके सॉल्वेंट में कोई भी इम्प्यूरिटी रह जाती है, अगर आपके मोबाइल फेज में कोई भी इम्प्यूरिटी रह जाती है, तो वो यहाँ पर प्री कॉलम में रिमूव हो जाती है। उसके बाद ये सॉल्वेंट और वीकेंड से मोबाइल फेज आगे बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ आएगा आपके एनालिटिकल कॉलम में। अब ध्यान से सुनना, एनालिटिकल कॉलम भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 10 से 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक खास बात है कि आपका जो एनालिटिकल कॉलम होता है वो स्टेशनरी फेज से फिल हो रखा होता है। आप देख सकते हैं ये स्टेशनरी फेज यहाँ पर फिल कर रखा है, और स्टेशनरी फेज जो यहाँ पर फिल कर रखा है वो सॉलिड नेचर का है। जैसे मान लीजिए ओडीएस सिलिका जेल सॉलिड नेचर का होता है। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा ओडीएस सिलिका जेल, जो कि सॉलिड नेचर का होता है और पोलर नेचर का होता है। आई रिपीट, आपका जो एनालिटिकल कॉलम है वो स्टेनलेस स्टील का बना है, उसकी लेंथ 10 से 30 सेंटीमीटर होती है। उसमें स्टेशनरी फेज को फिल किया जाता है और स्टेशनरी फेज जो है पोलर नेचर का होता है। एग्जांपल के लिए बात करूं तो ओडीएस सिलिका जेल, जो कि सॉलिड है। अब यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज फिल कर रहे हैं ओडीएस सिलिका जेल, उसका पार्टिकल साइज बहुत ही कम होता है, और पार्टिकल साइज जितना कम होता है उतना ही बढ़िया है हमारे लिए। तो इसका पार्टिकल साइज होता है 3.5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक, बहुत ही कम है ये। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि एनालिटिकल कॉलम में आपका स्टेशनरी फेज है, जैसे कि ओडीएस सिलिका जेल, और ये जो ओडीएस सिलिका जेल होता है ये सॉलिड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका स्टेशनरी फेज सॉलिड है। साथ ही साथ स्टेशनरी फेज जो होता है पोलर नेचर का होता है, और यहाँ पर जो ओडीएस सिलिका जेल है उसका पार्टिकल साइज बहुत ही कम है, जिससे हमारा सेपरेशन बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आगे चलेंगे तो आएगा डिटेक्टर, और आगे चलेंगे तो आएगा रिकॉर्डर। इस तरह से आपका पूरा मोबाइल फेज जो है आगे की तरफ बढ़ता है। सर ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर आपने दिखाया था सॉल्वेंट रिजर्वायर, जहां से सॉल्वेंट जो है इस तरह से आ रहा है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारा मोबाइल फेज आ रहा है। और ये आपने बोल दिया कि एनालिटिकल कॉलम में, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना है, वहां पर आपका स्टेशनरी फेज होता है। तो मतलब अभी तक हमने देख लिया कि मोबाइल फेज भी है, स्टेशनरी फेज भी है। सर पर सैंपल कहाँ है? तो सैंपल को अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये आपका सैंपल हो गया, और सैंपल में सभी चीज आती है। सैंपल में कुछ पोलार मोलिक्यूल होंगे, कुछ नॉन पोलार होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, जो कि ना तो पोलार है कंप्लीटली, ना नॉन पोलार है, कुछ मॉडरेट होंगे। तो सैंपल में तीनों तरह के सैंपल होंगे, पोलार, नॉन पोलार और मॉडरेट। और अभी हमने सैंपल को इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं किया क्योंकि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे ही यहां से आपका ये चलने लगा सॉल्वेंट मोबाइल फेज, तो ये सॉल्वेंट मिक्सिंग वॉल से होते हुए आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद ये प्री कॉलम में गया, एनालिटिकल कॉलम में गया, डिटेक्टर, रिकॉर्डर। तो ये इसलिए हमने रन कराया ताकि हम देख सकें, ताकि हम इस इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर सकें, कैलिब्रेट कर सकें। आपको यहाँ पर ब्लैंक रन कराना पड़ता है। आई रिपीट, यहाँ पर ब्लैंक रन कराना पड़ता है। 2 से 10 मिनट, 2 से 5 मिनट इस तरह की प्रोसेस करनी पड़ती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो सॉल्वेंट होता है, मोबाइल फेज होता है, उसी को रन कराना पड़ता है ताकि ये इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट हो जाए और ये इंस्ट्रूमेंट अच्छे से इंस्ट्रूमेंटेशन शो करे, मतलब कि अच्छे से अपना वर्किंग शो करे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन तो आपने देख लिया। एनालिटिकल कॉलम हो गया, प्री कॉलम हो गया जिसको गार्ड कॉलम कहते हैं, वैक्यूम पंप हो गया, डिगेसर हो गया, एचपीएलसी पंप हो गया, सॉल्वेंट रिजर्वायर हो गया, सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व हो गया, डिटेक्टर हो गया, रिकॉर्डर हो गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए सर सैंपल, क्योंकि हमारे पास है स्टेशनरी फेज, हमारे पास है मोबाइल फेज। क्रोमेटोग्राफी करने के लिए दोनों जरूरी होते हैं। और अब चाहिए सैंपल। सैंपल को सेपरेट करना है, सैंपल को आइसोलेट करना है। सैंपल में 3 तरीके के मॉलिक्यूल है, तीनों को अलग करना है। कौन कौन से? सैंपल में है आपका पोलर, नॉन पोलर और मॉडरेट, और इन तीनों को अलग करना है। तो विद द हेल्प ऑफ HPLC इन तीनों को अलग करेंगे। कैसे करेंगे? आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पर आपको दिखा रखा है सैंपल इंजेक्टर। यहां पर सैंपल को इंजेक्ट करना होता है। अब सैंपल को इंजेक्ट करने के लिए आपको चाहिए माइक्रो इंजेक्शन, और वी कैन से माइक्रो निडल। तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो निडल, आप सैंपल इंजेक्ट कर देंगे सैंपल इंजेक्टर में। आपने यहां पे क्या करा? सैंपल को इंजेक्ट कर दिया।
अब ये सैंपल जो है आगे की तरफ बढ़ेगा, जाएगा गार्ड कॉलम या फिर आप कह सकते हैं प्री कॉलम में। उसके बाद ये जाएगा एनालिटिकल कॉलम में जहां पर स्टेशनरी फेज फिल कर रखा है। अब आप बोलोगे सर कैसे जाएगा? अरे तो ले जाने वाला आ रहा है ना, देखो ये आ रहा है आपका मोबाइल फेस, है ना, आ रहा है। एचपीएलसी पंप के थ्रू होते हुए डिगेसर से पास होते हुए ये गया आपके सॉल्वेंट मिक्सिंग वॉल में, और यहां से अच्छा मिक्सिंग हुआ इसका, जिसकी मदद से एक यूनिफॉर्म मोबाइल फेस यहाँ पर बन गया। ये यूनिफॉर्म मोबाइल फेस जो है आपका आगे बढ़ा और इसने सैंपल को ले लिया साथ में, और सैंपल को लेते हुए ये चला आया प्री कॉलम में, उसके बाद आगे बढ़ता हुआ आया एनालिटिकल कॉलम में। तो मतलब अब एनालिटिकल कॉलम की अगर मैं बात करूं तो एनालिटिकल कॉलम में तीन चीजें आ चुकी है। एनालिटिकल कॉलम में पहले से स्टेशनरी फेज था, उसके बाद एनालिटिकल कॉलम में कौन कौन आ रहा है? मोबाइल फेज आ रहा है, और मोबाइल फेज के साथ सैंपल आ रहा है। और ये मोबाइल फेज और सैंपल भी कहाँ आ चुका है? एनालिटिकल कॉलम में। अब ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका एनालिटिकल कॉलम है जिसमें ये मैंने हाईलाइट कर देता हूं स्टेशनरी फेज फिल किया हुआ है। एक बार मैं इसे पहले तो रफ कर दूं। हाँ, अब देखिए यहां पर मैंने ये स्टेशनरी फेज को फिल किया हुआ है। ये जो स्टेशनरी फेज मैंने यहाँ पर फिल करा हुआ है ये पोलार नेचर का है। तो जो भी सैंपल में पोलार मोलिक्यूल होंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला पोलार है, ये वाला पोलार है, ये वाला पोलार है, ये वाला पोलार है, वो सारे यहीं रुक जाएंगे क्योंकि ये सारे भाई बंद है। तो ये सैंपल के, एस का मतलब सैंपल के पोलार मोलिक्यूल है जो कि हमारे स्टेशनरी फेज के साथ रुक चुके हैं। पर जो नॉन पोलार होंगे वो चले जाएंगे कि मुझे तुमसे क्या मतलब, मैं तो नॉन पोलार नेचर का हूं, मैं तो आगे जा रहा हूं। ये नॉन पोलार नेचर के होंगे सैंपल के। और कुछ होंगे मॉडरेट, जो ना पोलार होते हैं जो ना नॉन पोलार होते हैं, तो वो बीच में होंगे कहीं। अरे भैया हम क्या करें, हम तो मॉडरेट वाले हैं, हम ना तो पोलार है ना नॉन पोलार है। अगर पोलार होते तो स्टेशनरी फेज के साथ रुक जाते, नॉन पोलार होते तो सबसे आगे भाग जाते। हम तो मॉडरेट वाले हैं, हम तो बीच में रहेंगे। तो एक बात बताओ, सीधी सी बात है, सबसे पहले डिटेक्टर और रिकॉर्डर के पास कौन पहुंचेगा? सबसे पहले डिटेक्टर और रिकॉर्डर के पास पहुंचेगा आपका ये नॉन पोलार वाला। तो आपको जो ये पीक दिख रही है सबसे पहली, ये है नॉन पोलार वाली। उसके बाद कौन पहुंचेगा? आपका मॉडरेट वाला, जो कि ना पोलार है ना नॉन पोलार है, बीच का कुछ है, तो ये आपका मॉडरेट वाला पिक आ गया। उसके बाद धीरे धीरे जब इनकी मित्रता कम होगी, भाई बंधपने कम होंगे, धीरे धीरे ये नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे, तो सबसे जो आखिरी पीक देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी पोलार मॉलिक्यूल की। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपने सेपरेशन कर लिया, नॉन पोलार अलग हो गया, मॉडरेट अलग हो गया, और पोलार नेचर का अलग हो गया। यहां पर आपने बहुत ही आसानी से सेपरेशन कर लिया आपके सैंपल का विद द हेल्प ऑफ एचपीएलसी। तो इस तरह से सेपरेशन होगा। अब आप बोलोगे सर इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, थ्योरी हो गया, प्रिंसिपल भी यही है, चलो लिख देंगे, एडवांटेज आप बता दोगे, एप्लीकेशन आप बता दोगे, पर हम बच्चों का क्या? मतलब कि इतना हैवी डायग्राम हम थोड़ी ना बनाएंगे। अरे तो टेंशन मत लो, जिसको बनाना है बनाओ, और जिसको सिंपल करना है ये लो सिंपल डायग्राम आपके लिए, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल लो, ये लो। ठीक है, ये आपका एचपीएलसी सॉल्वेंट हो गया, ये आपका एचपीएलसी पंप हो गया, ये आपका सैंपल इंजेक्टर हो गया, ये आपका एचपीएलसी कॉलम एनालिटिकल कॉलम हो गया जहां पर स्टेशनरी फेज को फिल किया जाता है। उसके बाद यहां से सेपरेशन के बाद डिटेक्टर तक गया, और ये आपका ग्राफ बन गया, और ये वेस्ट रिमूव हो गया। ये लो, बहुत इजी डायग्राम, बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक सारे डायग्राम, सारे कंसेप्ट है अपने पास, टेंशन वाली बात नहीं है। जिसको टफ लगता है वो ये बना लो, बाकी सारी थ्योरी सेम लिख देना। उसके बाद एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी आप याद रख लो, क्योंकि एचपीएलसी में फॉर्मूला मतलब मजे ही मजे। HETP इक्वल्स टू हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, जिसका फॉर्मूला होता है A+B/μ प्लस C/μ। ये है आपकी वैन डिम्टर इक्वेशन। ठीक है, और एचपीएलसी में क्या होता है, ये जो बी दिख रहा है ना, ये नेग्लिजिबल होता है, तो आप सीधा लिख सकते हैं A/μ प्लस C/μ, क्योंकि बी तो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। चलिए, अब ये ए बी क्या है, तो ए तो एडी डिफ्यूजन होता है, बी लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन होता है, सी रेजिस्टेंस टू मास ट्रांसफर होता है। आपको सिर्फ फॉर्मूला लिख देना है, इतना आपके लिए काफी है। आगे चलते हैं, डायग्राम हो गया, सब कुछ हो गया। अब देखते हैं एडवांटेज। और एडवांटेज किसके देख रहे हैं? हाई परफॉर्मेंस वाले के। हाई परफॉर्मेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाई रिजोल्यूशन होता है, मतलब कि सेपरेशन बहुत अच्छा होता है, तो वही सारे एडवांटेज है। हाई स्पीड है, हाई रिजोल्यूशन है, हाई सेंसिटिविटी है। आपका जो कॉलम है जहां पर हम सेपरेशन कर रहे हैं, जैसे एनालिटिकल कॉलम वगैरह, तो वो रीयूजेबल होता है।
यहाँ पर आपके कंपोनेंट का कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता, खराबी नहीं आती, टूटता वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं होता, कोई डीनेचर नहीं होता। साथ ही साथ ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है ये ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज्ड है। सैंपल यहाँ पर रिकवर हो जाता है बहुत अच्छे से कंप्लीटली। और यहाँ पर क्वांटिटेटिव वर्क मतलब क्वांटिटी का आप पता लगा सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, मोर इजीली एंड मोस्ट सेंसिटिव होती है ये आपकी HPLC। I repeat, high speed, high resolution, high sensitivity, reusable, no destruction of component, instrumentation are automatic and computerized, sample is recovered completely and quantitative work is more easily and most sensitive। ठीक है, चलिए देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ HPLC। देखो एप्लीकेशन कई तरह की है आपके HPLC की, जैसे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक, साथ ही साथ आपका फूड एंड फ्लेवर एंड एप्लीकेशन इन क्लिनिकल टेस्ट। अगर मैं वन बाय वन देखूं तो क्लिनिकल टेस्ट में क्या काम आएगा, यूरिन का एनालिसिस करने में, एंटीबायोटिक का एनालिसिस करने में। जैसे मान लीजिए आपको ओवरडोज हो गया एंटीबायोटिक का, तो आप पता कर सकते हैं कि आपके ब्लड में कितना एंटीबायोटिक का ओवरडोज हुआ है, आपके ब्लड में कितना यूरिन लेवल है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ बिलीरुबिन, बिलवर्डिन एंड हेपेटिक डिसऑर्डर, जब लीवर का डिसऑर्डर होता है तो उस कंडीशन में बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन आप पता कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ एंडोजीनियस न्यूरोपेप्टाइड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ ब्रेन, उसका भी आप डिटेक्शन कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक की और वाटर की क्वालिटी को आप मेजर कर सकते हैं। शुगर को एनालिसिस कर सकते हैं। फ्रूट जूसेस में आप पता कर सकते हैं कि किस फ्रूट के जूस में कितना शुगर प्रेजेंट है। एनालिसिस ऑफ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड इन वेजिटेबल्स में कितना पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, प्यूरिटी सब पता कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर एनालिसिस की बात करूं, क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्रग इन बायोलॉजिकल सैंपल, क्वांटिटी आप पता कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड इन ब्लड और यूरिन, फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ टेक्सटाइल डाई, डिटर्मिनेशन ऑफ कोकेन एंड अदर ड्रग एब्यूज इन ब्लड, यूरिन एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए आपने ड्रग एब्यूज कर लिया तो उस कंडीशन में आपको कोकेन कितना है ब्लड में, यूरिन में, वो पता कर सकते हैं। फिनोलिक कंपाउंड का पता कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर में। बायो मॉनिटरिंग कर सकते हैं पॉल्यूटेंट की, कंट्रोल कर सकते हैं ड्रग की स्टेबिलिटी, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। टेबलेट डिसोल्यूशन स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HPLC। तो HPLC बहुत ही तगड़ा हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम काफी तरह की एनालिसिस कर सकते हैं। कई तरह की इसकी एप्लीकेशन होती है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटी, प्यूरिटी, आइडेंटिटी, सब कुछ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HPLC। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। दीज आर द एडवांटेज, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ HPLC। ये आपका नॉर्मल इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, ये आपकी सारी थ्योरी होगी, जो भी मैंने आपको अभी तक इंस्ट्रूमेंटेशन में बोला है पूरी वर्किंग हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। तो ये था आज का आपका टॉपिक HPLC। आज आपकी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन मिल जाएंगे। डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे सारे पोल्स, अपडेट्स, मीम्स और MCQ आते हैं। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़ना कंपलसरी है। इन सभी की लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एप्लीकेशन की, टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की। अगर गलती से लिंक वर्किंग नहीं है तो आप जाइए प्लेटफॉर्म पे, जैसे प्ले स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, जाके सर्च कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।